एवरीवन, आज का जो टॉपिक है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स के लिए आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कितने टाइप्स के हाउस प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हम हमारे रहने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा होता है लेट आउट जिसको हम रेंट पे देते हैं, और थर्ड होता है इनहेरिटेड जो फादर से या ग्रैंडफादर से आपको गिफ्ट में मिलती है। अब ये रेंट रिसीट है जिसको आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शन के लिए जब आप टैक्स फाइल करते हो उस टाइम पे यूज़ होता है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या? तो ऑन ओविंग अ हाउस वन डे, है ना कभी तो आप घर खरीदोगे। एवरीबडी ड्रीम ऑफ दिस, सेव्स टू दिस एंड होप टू अचीव दिस वन डे। हर किसी का सपना होता है कि उसे क्या मिले, खुद का घर मिले। जो खुद का घर होता है वो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना एनुअली, किस तरह सेव करना है वो भी हम सीखते हैं। उसके बाद में बेसिक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्स क्या है। तो हाउस प्रॉपर्टी जो है कुड भी और होम भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, शॉप भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, पार्किंग लॉट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बट ये सब में ना कुछ डिफरेंस है, कुछ कमर्शियल होता है, कुछ रेजिडेंशियल होता है। ओके, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है सब टैक्स के अंडर आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स रिटर्न में हम सभी को दिखाते हैं एज अ ओनर। हमको इनकम टैक्स लीगल ओनर चाहिए, मतलब आपके नाम पे होना चाहिए। हाँ, समवन हु कैन एक्सरसाइज जिसके पास राइट हो, ओनरशिप हो, किसी के बिहाफ में नहीं होना चाहिए। तो उसको हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर मेरे नाम पे लाइट बिल है, मुझे उसका एक्सेस है, मैं उसके ऊपर कुछ कर सकती हूँ, तो दैट इज़ माई ओन प्रॉपर्टी। मेरे फादर के नाम पे दैट इज़ नॉट माई ओन हाउस प्रॉपर्टी, आई वो इनहेरिटेड होगी। फिर है ना, प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। जब भी प्रॉपर्टी को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में जाएगा वो। ओके, जो उसका जो एक्सपेंस होगा, रिपेयर मेंटेनेंस, वो भी बिजनेस एक्सपेंडिचर में जाएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तुम बोलोगे तो हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट वो बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो ना, कोई प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो वो वहाँ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। क्या होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी? जो होता है जो यूज़ की जाती है अपने खुद के रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, है ना। टैक्स पेयर की या फैमिली रह रही है, या अपने पेरेंट्स को रहने दिया, अपने बच्चों को रहने दिया, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को। वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी जो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड भी कंसिडर किया जाता है अगर वो आपके नाम पे है तो। आई होप सबको समझ में आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट है मतलब पहले प्रायर 2019-20 कोविड के पहले क्या था, अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आप कंसिडर करेंगे, ट्रीट करेंगे उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, और जो दूसरा वाला है उसको आप लेट आउट कंसिडर करोगे। चॉइस था, कोई भी आप प्रॉपर्टी को चूज़ कर सकते थे कि ये एक भाई मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरा मेरा लेट आउट है। लेकिन 1920 के बाद क्या हो गया, जो बेनिफिट जो हमको मिलता था सेल्फ ऑक्यूपाइड का, वो 2 घर होते थे। अभी होम ओनर के पास 2 घर नहीं होते, एक ही होता है, या फिर 2 प्रॉपर्टी होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है, और रिमेनिंग जो होता है वो इनकम टैक्स के लिए उसका आजकल 2 घर भी होते हैं। ओके, अब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी क्या है? तो ये हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ रेंटेड फॉर द होल, है ना, जिस या तो मतलब आपने पूरे साल के लिए दिया, कुछ मंथ्स के लिए दिया हो, तब भी आप उसको लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर करोगे, है ना। पूरा हो या उसका छोटा सा हिस्सा दिया होगा, जैसे कि 1 BHK, चलो बेडरूम दे दिया, हॉल रहने दिया, तो भी वो लेट आउट होगा। इनहेरिटेड मतलब जो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से मिलती है वो। उसके बाद में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम, कैलकुलेट करोगे तो आपको पहले डिटरमाइन करना होगा कि GAV कितना है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की हमेशा 0 होती है। लेट आउट प्रॉपर्टी की जो रेंट कलेक्ट किया होता है वो होती है। उसके बाद रिड्यूस करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने पे किया है वो GAV में से, फिर डिटरमाइन करोगे नेट एनुअल वैल्यू, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करके जाएगा वो नेट एनुअल वैल्यू। रिडक्शंस तो 30% मैं रिड्यूस करूँगी नेट एनुअल वैल्यू में से, आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिया नहीं होगा। या आपको याद रखना है कि अंडर सेक्शन 24 आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट करना है NAV में से, NAV के ऊपर आप कंसिडर करोगे। सेकेंड है रिड्यूस होम लोन इंटरेस्ट, है ना, डिडक्शन है ये अंडर सेक्शन 24 पे जो भी आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट पे करते हो वो भी आपका किधर जाएगा, हम डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो। फिर है डिटरमाइन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द रिजल्टिंग वैल्यू जो बचेगा, अब ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा लेट आउट वाला। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी व्हेन यू ओन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जब तुम्हारे पास खुद का होगा उसका GAV नील होगा। क्लेमिंग द डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट, खाली होम लोन इंटरेस्ट आप बताओगे।
फिर वह ना प्रॉपर्टीज़ लेट आउट, जो आपने रेंट पे दिए तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी वो रेंटल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की। रेंटल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है या फिर इक्वल होती है रीज़नेबल रेंट के जो आपको मिल रहे हैं। अब इसके बाद मैं डिडक्शंस बताऊंगी यहाँ पे होम लोन पे कौन कौन से डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अब पहला है टैक्स डिडक्शन में होम लोन इंटरेस्ट, ये आता है सेक्शन 24 पे। जो भी होम ओनर रहता है वो क्लेम कर सकता है। डिडक्शन कितना कर सकता है? सिर्फ 2 लाख तक कर सकता है। अगर आप 3 लाख इंटरेस्ट भर रहे हो तो आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा, 1 लाख का नहीं मिलेगा। इफ़ द ओनर, या तो वो या उसकी फैमिली वो घर में रहते हैं तो सेम ट्रीटमेंट अप्लाई होगा। अगर घर खाली भी होगा तब भी यू हैव रेंटेड आउट द प्रॉपर्टी, द एंटायर होम लोन इंटरेस्ट इज अलाउड है। अगर तुमने सपोज रेंट पे दे दिया है तब भी आप क्लेम कर सकते हो। ओके उसके बाद नेक्स्ट है योर डिडक्शन। नेक्स्ट है मेरा योर डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट इज लिमिटेड टू ₹30,000 इंस्टेड ऑफ 2 लाख इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। मतलब जैसे मैंने बताया कि आप 2 लाख तक क्लेम कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे आप 2 लाख नहीं सिर्फ 30,000 तक क्लेम करोगे। वो क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर लोन आपने 1 अप्रैल 1999 को लिया है या उसके बाद लिया है और परचेज़ किया है या कंस्ट्रक्शन किया है 5 साल के अंदर जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन है द लोन टेकन एज बिफोर। अगर आपने 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है तो भी आपको 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख का नहीं मिलेगा। अगर है लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है रिपेयर के लिए, घर को रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल के लिए, तब भी आपको 30,000 ही मिलेगा, 2 लाख नहीं मिलेगा। आगे है नेक्स्ट मेरा व्हेन द डिडक्शन लिमिटेड टू ₹30,000 तक है। तो ऑलरेडी मेंशन इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट कंप्लीट, अगर 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने लोन लिया तो आपको सिर्फ 30,000 तक ही मिलेगा डिडक्शन। या फिर 5 साल के लिए आपने लोन लिया है, फाइनेंशियल या लोन टेकन, उसको आप कंसिडर नहीं करोगे। अब आगे है सो इफ़ लोन वॉज टेकन ऑन 30 अप्रैल 2015, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, और कंस्ट्रक्शन जो है प्रॉपर्टी का कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2021, तो 16-17 के पहले जो 3 साल का पीरियड है वो इंक्रीज़ करके कितना कर दिया है? 5 साल कर दिया है। मतलब इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो कब क्लेम कर सकते हो आप? जब स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ है उस साल में ही आप कर सकते हो। कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्लेम नहीं कर सकते। हाउ डू आई क्लेम टैक्स डिडक्शन ऑन अ लोन टेकन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीट? है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन मैंने डाला है कि आप कैसे क्लेम करोगे। ये आपको है ना सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमेशा आपको काम में आने वाला है। डिडक्शन जो है होम लोन इंटरेस्ट पे, उसको क्लेम नहीं कर सकते हो जब तक कि घर आपका कंस्ट्रक्शन में है। कब क्लेम होगा? जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका घर बन जाएगा। जो पीरियड होगा जब से आपने मनी बोरो किया है जब तक कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द टाइम कैन बी क्लेम्ड। आप क्लेम करोगे। डिडक्शन जो है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में स्टार्ट होता है और उसको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पीरियड बोलेंगे, जो हम लोग आगे देखेंगे प्री इंटरेस्ट का क्या क्या। अगर डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो प्रिंसिपल रीपेमेंट पे, जब आप रीपे कर रहे हो तो आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C में। ओके, वो मिलेगा आपको यहाँ पे। लोन इंस्टॉलमेंट की आपको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाकायदा पूरी। तो आप जब भी मतलब डिडक्शन जो है आप क्लेम करोगे प्रिंसिपल रीपेमेंट का, वो अवेलेबल होगा 1,50,000 तक ही आपको मिलेगा। आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट का अमाउंट चेक करना होगा और इंस्टॉलमेंट की आपको डिटेल भी देनी होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है होम लोन मस्ट बी फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लिया होगा तो। फिर प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी सोल्ड, आपको प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है 5 साल तक, तभी आपको ये सब डिडक्शन इंजॉय करने मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने घर ले लिया लोन पे, बन गया और आपने 5 साल के अंदर ही उसको बेच दिया तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हम स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो स्टैम्प ड्यूटी होता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं और दूसरे जो एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को लेकर, उसका डिडक्शन भी हमें मिलता है। वो मिलता है 80C में। मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो 1.50 लाख तक का। क्लेम डीज 1.50
1,50,000 तक का, मतलब क्लेम दिस एक्सपेंसेस ना सेम ईयर में कर सकते हो। जिस दिन आपने पेमेंट किया है बाद में आप करोगे तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इंट्रोडक्शन फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर, पहली बार घर लिया है तो कैसे करेगा, ये आ जाएगा सेक्शन 3 में। सेक्शन ई जो है रिसेंटली ऐड किया है इनकम टैक्स एक्ट ने, पहले नहीं था ये होम ओनर्स के लिए। ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी, इसके पास सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी है और जो डेट सैंक्शन है लोन की उसके अंडर, उसको बेनिफिट मिल जाएगा 50,000 तक का। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स रिडक्शन फर्स्ट टाइम और होम ओनर, है ना। 80EE में क्या है, तो ये न्यू सेक्शन ऐड हुआ है जो पहले नहीं था, 80EE है ना, एक्सटेंड किया है यहाँ पे टैक्स बेनिफिट जो इंटरेस्ट डिडक्ट होता है हाउसिंग लोन पे, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन पे, जो आपको 1 अप्रैल के पहले मिला है 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में आपने लिया है तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो है शुड नॉट बी एंटाइटल टू डिडक्शन, उसको 80EE में नहीं मिलेगा बल्कि 80EA में मिलेगा। फिर क्लेमिंग डिडक्शन ऑन होम लोन, जो अमाउंट डिडक्शन में जाएगी यू कैन क्लेम, डिपेंड होता है ओनरशिप पे, शेयर यू हैव ओनर प्रॉपर्टी है या नहीं। होम लोन मस्ट बी ऑल्सो इन योर नेम, आपके नाम पे होना चाहिए तभी आप क्लेम कर सकते हो। होम लोन डिडक्शन कैन ओनली बी क्लेम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, आपने लोन लिया था 2019 में, कंप्लीट हो रहा है 2023 में, तो आप 23 में क्लेम करोगे, 2019 में नहीं कर सकते हो। उसके बाद सबमिट योर होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा अपने एम्प्लॉयर को, ओके, एडजस्ट करने के लिए टैक्स के डिडक्शन को, EMI की पेमेंट्स आपको दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज यू मे हैव टू कलेक्ट द टैक्स ऑन योर ओन, अदरवाइज आपको खुद से कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको खुद रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो, अगर आपका कंपनी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी कंपनी आपसे टैक्स डिडक्ट कर रही है और आप एलिजिबल नहीं हो, आप रेंटेड होम में रह रहे हो या फिर आपने लोन लेके घर लिया हुआ है, तो आप उसका सर्टिफिकेट दे दो, आपका वो पैसा कट नहीं होगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टूपिड की तरह हम पूरा साल वेट करते हैं, वो कटाते रहते हैं पैसा अपना, और फिर हमको कई महीने वेट करने, पूरा साल वेट करने के बाद जब टैक्स फाइल होता है उसके बाद भी 4-5 महीने के बाद हमको हमारा रिफ़ंड आता है। तो आप अपनी कंपनी में अपना रेंट का रिसीप्ट दे दो जो आप पे करते हो, जिसमें स्टार्टिंग में बताया, तो आपका टैक्स नहीं काटेगी कंपनी, आप एलिजिबल हो ही नहीं तो क्यों कटेगा, है ना। इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर हो तो यू डोंट हैव टू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट एनीवेयर, नॉट इवन टू द IT डिपार्टमेंट, यू विल नीड देम टू कैलकुलेट, वो खुद कैलकुलेट करेंगे आपका एडवांस लाइबिलिटी कितना है क्वार्टरली, एंड यू मस्ट कीप देम सेफली टू आंसर क्वेरीज दैट मे अराइज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट से कुछ आएगा तो आप अपने पास रिकॉर्ड रखो और आप अपना रिकॉर्ड दिखा दो। ये आपके सिलेबस के लिए ही नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए भी काम आने वाला है ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट ऑन होम लोन फॉर जॉइंट ओनर्स, होता है ना कभी कभी जॉइंट, मम्मी के साथ में आपने लोन लिया हुआ है, तो जॉइंट ओनर हु आर ऑल्सो को बोरोवर्स भी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन होम लोन, कितना कर सकते हैं, 2 लाख तक कर सकते हैं दोनों, मम्मी भी करेगी आप भी करोगे। डिडक्शन जो है प्रिंसिपल रीपेमेंट, उसमें डिडक्शन होगा, स्टैम्प ड्यूटी का भी होगा, रजिस्ट्रेशन का भी होगा, 80C में जाएगा ये। ओवरऑल लिमिट आपको कितना मिलता है, 1.5 लाख तक मिलता है हर एक को, मतलब 3 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल गया। आप दोनों भी क्लेम कर सकते हो, आप दोनों का जॉइंट में प्रॉपर्टी है, दोनों को बेनिफिशियल लोग जॉइंट लोन लेते हैं। Taken the loan jointly, but unless you are the owner of the property, you cannot entitle tax benefit. There have been situations where the property is owned by a parent or parent and child together had taken up loan which is paid off only by the child. So in such case, the child who is not a co-owner divide tax benefit. मतलब अगर मम्मी और आपने लिया और आप ही पे कर रहे हो तो खाली आपको नहीं मिलेगा, मम्मी को भी मिलेगा, आप अकेले नहीं ही इसको एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद में है यू मस्ट बी अ को-ओनर होना चाहिए आपको, या फिर बोरोवर होना चाहिए लोन का, तभी आपको मिलेगा। हम देखो हर एक को ओनर जो क्लेम करेगा डिडक्शन कितना करेगा, मैक्सिमम 1.5 लाख तक रीपेमेंट का जब करेगा 80C में आएगा ये। दिस इज़ विद इन द ओवरऑल लिमिट कितना है, 1.5 लाख है सेक्शन 80C में। देयरफॉर यू कैन अवेल लार्जर टैक्स बेनिफिट अगेंस्ट द इंटरेस्ट पेड, जो आपने पे किया उससे आपको बड़ा बेनिफिट हो रहा है होम लोन पे, है ना। अगर आप जॉइंटली ओन हो तो आपको कितना मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कितना मिल जाएगा, मोर देन 2 लाख, मतलब 3 लाख तक के आप एंजॉय कर सकते हो ये बेनिफिट को। इसीलिए लोग, तुमने देखा होगा ना, सुना होगा अजय देवगन ने अपनी मम्मी के नाम पे लिया जॉइंटली, तो इसीलिए लेते हैं ये स्टार्स जो है,
जॉइंटली, कि उनको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द टैक्स बेनिफिट ऑफ बोथ द डिडक्शंस ऑन होम लोन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट कहाँ पे जाएगा, वो अंडर सेक्शन 80C में जाएगा। एक ही बार आप क्लेम कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। आप बोलोगे अरे लोन तो मैंने इतना टाइम से भर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन तो 5 साल हो गए, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको डिडक्शन क्लेम करने नहीं मिलेगा। वो आपका पूरा लॉस में ही जाने वाला है, वहाँ आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप भर रहे हो, पता है आपको, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब तक कंप्लीट नहीं होता है हम आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। तो आपको आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कभी भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है जब तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको ये कहाँ पे आप क्लेम करोगे जब कंप्लीट होगा? तो 80C में आप ये क्लेम करोगे। नेक्स्ट है मेरा HRA एंड डिडक्शन ऑन होम लोन। तब यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो क्या है, यू लिव इन अ रेंटेड अकोमोडेशन सिंस योर हाउस इज टू स्मॉल फॉर योर नीड। है, आपके पास घर तो है लेकिन बहुत छोटा है, तो आप बड़े घर में जाओगे। तो ए मैन लिव्स इन अ रेंटेड हाउस इज नोएडा सिंस हिज ओन ऑफिस, सन स्कूल एंड हिज वाइफ ऑफिस आर इन नोएडा। सब मतलब उसे घर का, बच्चों का स्कूल, उसकी वाइफ का स्कूल सब नोएडा में। तो ही हैज़ हिज हाउस आउटस्कर्ट इन दिल्ली में है विच इज़ क्वाइट स्मॉल and also laying vacant, तो he is paying interest on the loan on his own house, है ना। तो अमन कैन क्लेम, तो अमन क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन। अब बोलोगे अरे वो तो रेंटेड हाउस में रह रहा है, तो भी वो डिडक्शन क्लेम करेगा, उसका घर खाली पड़ा है, बट वो रेंट तो पे कर रहा है ना, तो वो क्लेम कर सकता है। उस सिचुएशन में आप, ये आपके साथ में भी सिचुएशन हो सकती है, आपका घर खाली पड़ा है या आपने किसी को रेंट पे दे दिया है, आप घर छोटा पड़ा है, आप दूसरे घर में चले गए हो, तो आप क्वेश्चन होगा कि भाई मेरे को मिलेगा क्या बेनिफिट? ऑफ कोर्स मिलेगा, आप क्लेम कर सकते हो। कितने लोगों को लगता है मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते हो? आप क्लेम कर सकते हो, आप डिडक्शन लोन के लिए आपको पूरा मिलेगा। नेक्स्ट है HRA, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है फॉर रेंट ही पेज द हाउस इन नोएडा एंड डिडक्शन कितना मिलेगा उसको? 2 लाख तक मिलेगा, और जो रेंट पे कर रहे हैं उसके ऊपर भी मिलेगा, उसको डबल डिडक्शन मिल रहा है यहाँ पे। तुम्हें क्या है, देखो, यू विल लिव इन अ रेंटेड हाउस में आप रह रहे हो, योर ओन हाउस इज ऑल्सो लेट आउट, आपने आपका घर भी रेंट पे दे दिया है। जैसे कि मैंने स्नेहा का एग्जाम्पल लिया है, इसने एक फ्लैट खरीदी है इंदौर में, एंड शी लिव्स एंड वर्क इन बैंगलोर में, वो काम करती है, वहीं रहती है। शी हैज़ नो प्लान्स रिटर्निंग इंदौर, से जाना नहीं है 5 साल तक, तो उसने क्या किया, उसको रेंट पे दे दिया। तो स्नेहा क्लेम करेगी? यस करेगी। HRA भी क्लेम करेगी और जिस घर में रह रही है, और वो इंटरेस्ट को भी क्लेम करेगी होम लोन के ऊपर, दोनों भी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। द पॉइंट इज, एक जगह से रेंट ले रही है, एक जगह से रेंट दे रही है, तो शी इज़ एलिजिबल। HRA भी क्लेम करेगी, वो घर है उसका बट वो रह नहीं रही है, और घर उसने लोन पे लिया तो वो भी क्लेम करेगी, दोनों। अब RLV क्या होता है? RLV का मतलब होता है रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। एक प्राइस होती है जो टेनेंट डिसाइड करता है और लैंडलॉर्ड डिसाइड करता है, ओके, कि इतना आप मुझे मंथली रेंट देना, दैट इज़ कॉल्ड RLV। अब RLV आप कैसे निकालोगे? जैसे फेयर रेंट है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन है, दोनों में से जो बड़ा है वो आपका RLV हो जाएगा। अब GAV कैलकुलेशन कैसे होगा?
तो फर्स्ट वन मस्ट फाइंड आउट व्हाट इज़ म्यूनसिपल वैल्यू, क्या है प्रॉपर्टी की, पहले आपको चेक करना है। म्यूनसिपल वैल्यू जो होगी वो एक अमाउंट होती है जो कैलकुलेट करती है म्यूनसिपैलिटी जब हाउस बनता है तब, है ना। मैट्रिक यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन करने में इसके प्रॉपराइटरी के रिस्पेक्टिव म्यूनसिपैलिटी फिर कैलकुलेट करती है वो फेयर रेंट हाउस का रेंटल वैल्यू होती है ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विद इन सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम लोकेलिटी में कितना है। तो वंस बोथ द वैल्यूज़ आर नोन, जब पता चल जाती है फिर कंपेयर किया जाता है, जो हायर होती है उसको म्यूनसिपल रेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी में भी आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं है, बाद में आपको ये भी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। चेक करना है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर रहा है वो रेंट कंट्रोल रूम एक्ट के अंडर, तो उसका स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा। वन मस्ट कैलकुलेट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, दोनों में से लोअर क्या है उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। डीम टू बी लेट आउट हाउस का होगा, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है एक्चुअल रेंट से, हाउस क्योंकि वेकेंट है, हम सिर्फ एक्सपेक्ट करें कि इतना मुझे रेंट मिल सकता है। इसमें लास्ट स्टेप क्या होगी, कैलकुलेट करना जीएवी, जो कि हायर होगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से और एक्चुअल रेंट से। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में जीएवी जो होगा वो कैसा होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा। दोनों भी फॉर्मेट डाले हुए हैं, एसओपी का भी और एलओपी का भी। तो जीएवी जो है एसओपी में नील रहेगा हमेशा, एलओपी का आप निकालोगे म्यूनसिपल टैक्सेस नील होगा, एप्लीकेबल नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड में बट लेट आउट में होगा। एनएवी नील होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में बट एलओपी में होगा।
डिडक्शंस जो है यहाँ पे 30% डिडक्शन स्टैंडर्ड जो है वो नील होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, बट लेट आउट प्रॉपर्टी में होगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में होगा एप्लीकेबल और लेट आउट में भी होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल। नेक्स्ट है म्युनिसिपल वैल्यू। ये जो होती है वैल्यू होती है हाउस प्रॉपर्टी की, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी इम्पोज करके कुछ म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस को। उसके बाद में फेयर रेंट क्या होता है? रेंट होता है जो चार्ज किया जाता है सिमिलर प्रॉपर्टी विद द सेम फीचर्स सेम लोकेलिटी में, बाजू वाले का कितना है उतना आपका भी चार्ज किया जाएगा। सारे स्टैंडर्ड रेंट जो होगा ये रेंट होगा जो डिटरमाइंड होता है रेंट कंट्रोल एक्ट के। प्रॉपर्टी ओनर जो है चार्ज करता है रेंट को हायर देन द स्टैंडर्ड रेंट से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है नेट एनुअल वैल्यू, जो वैल्यू होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करके कैलकुलेट। आ जाता है डिडक्शन। सो दीज आर द रिबेट्स होते हैं जो टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट अगर वो करता है तो ये डिडक्ट किया जाता है इनकम टैक्स पेयर से, क्लेम किया जाता है सेक्शन 24 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर।
तो डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइड अंडर सेक्शन 24 के अंडर आते हैं, कौन से आप देखेंगे। पहला डिडक्शन में 30% होगा जो नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। जो है, जो भी आपने डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हो, इंटरेस्ट कर सकते हो लोन के ऊपर, जो होम लोन लिया है परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, वो सब आ जाएगा। मैंने फॉर्मेट डाला है लेटर ऑफ प्रॉपर्टी का। पहले आएगा आपका RLV, फिर उसके अंडर आएगा फेयर रेंट जो दिया है वो, फिर म्यूनसिपल वैल्यूएशन, दोनों को कंपेयर करेंगे फेयर रेंट को और म्यूनसिपल वैल्यूएशन को, जो भी बड़ा होगा वो आपका बन जाएगा पॉइंट C। आ जाएगा आपका पॉइंट है स्टैंडर्ड रेंट। अगर कुछ होगा तो C और D को आप कैलकुलेट करोगे, उसमें से जो आपका छोटा होगा C और D में से वो आपका पॉइंट E बन जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा रेंट रिसीव्ड या एक्चुअल रेंट या रेंट रिसीवेबल जो कि पॉइंट F है। फिर पॉइंट E और F को आप कैलकुलेट करोगे, उसमें से जो कंपेयर करोगे उसमें से जो भी बड़ा होगा वो आपका बन जाएगा G पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड GAV। अब डिडक्शंस की बात आती है, डिडक्शंस पहला है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है NAV का। ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको याद रखना होगा। और सेकेंड डिडक्शन जो भी आपने लोन लिया है उसके ऊपर।